मुंबई रेलवे कमिश्नर कैसर खालिद आईपीएस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ एटीवी हिंदी न्यूज पर। एडिटर इन चीफ अशरफ अंसारी के साथ। कैसर खालिद साहब एक आईपीएस के साथ साथ बहुत बेहतरीन शायर भी हैं और अपने बिजी वक्त के बाद भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की मदद भी करते हैं। बहुत ही खुशमिजाज इंसान हैं कैसर खालिद साहब। आईपीएस कैसर खालिद साहब ने एटीवी हिंदी न्यूज की शुरुआत की, बहुत बहुत बधाई दी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एटीवी हिंदी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। एटीवी हिंदी न्यूज़ के ख़ास पेशकश शख्सियत में मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, और बात करें उनकी तो वो हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत मशहूर हैं। मैं बात कर रहा हूं आईपीएस कैसर खालिद साहब की, जो मुंबई में इस टाइम रेलवे कमिश्नर हैं और उनके अंदर एक बेमिसाल शायर भी है। तो मैं देर ना करते हुए सर से आपको रूबरू करा रहा हूँ। सर, स्वागत है आपका एटीवी हिंदी न्यूज़ में। शुक्रिया। सर, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, काफ़ी टाइम से हम लोग आपको देखते आ रहे हैं, पासबान अदब हो और बड़े मशायरे हों, नेशनल लेवल के हों चाहे इंटरनेशनल लेवल के हों, आप हर जगह मौजूद होते हैं। तो कैसे बिजी शेड्यूल में से सर अपना वक्त निकाल पाते हैं? देखिए, हम लोग जो भी कल्चरल एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारा थीम है हारमनी थ्रू लिटरेचर एंड कल्चर। हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए बहुत सारा काम करते हैं, लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट से करीब लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसका बहुत ज़्यादा हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। वही चंद घिसे पीटे लोग आते थे, जिनको काम होता था वही लोग आते थे। समाज में वो लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, समाज में वो लोग जिनकी पकड़ है सोसाइटी पे, ऐसे लोग जनरली हम देखते नहीं थे कि वो आते थे हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोग्राम में। तो अच्छे लोगों को अगर आपको लाना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि उनके लेवल की फूड फोर्सफुल, जिसको हम कहते हैं, उनके ज़रूरत की चीज़ें, उनको जिस चीज़ की तलब है वो चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं। मुझे लगता है कि लिटरेचर और कल्चर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे कि अच्छे से अच्छा समाज का आदमी जुड़ना चाहता है, और इसके माध्यम से जो आप मैसेज देते हैं वो मैसेज आदमी को उसको महसूस नहीं होता, लेकिन उसके जहन और दिमाग में जाता है। जब हम इंसानियत की बात करते हैं, जब हम यकजहती की बात करते हैं, जब हारमनी की बात करते हैं, जब हम पीस की बात करते हैं, जब हम लव की बात करते हैं, जब हम अफेक्शन की बात करते हैं, तो बेसिकली हम समाज को उसके पॉजिटिव्स पे तवज्जो दिलाते हैं और ये बताते हैं कि इंसान और इंसान के बीच कोई फ़र्क नहीं है। हम पैदाइश के एतबार से एक जैसे लोग हैं। हमारे नाम अलग हो सकते हैं, हमारा मज़हब अलग से हो सकता है, हमारा इलाका अलग हो सकता है, लेकिन हम सब हैं हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी होने के नाते और इंसान होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम इंसानियत का फ़र्ज़ निभाएं। जैसा कि मेरा ही बड़ा मशहूर शेर है कि यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। तो इंसान जब तक इंसान रहेगा, इंसानियत उसके अंदर रहेगी, तो समाज के काम आएगा, वो लोगों का हक़ अदा करेगा, वो किसी पे ज़्यादती नहीं करेगा, किसी के जान माल या आबरू के ख़िलाफ़ कोई स्टेप नहीं लेगा। दरअसल समाज में अगर आपको देरपा पीस या इंड्यूरिंग पीस चाहिए तो आपको यहाँ के लोगों में वो मैसेज डालना पड़ेगा कि भाई आप कानून की पासदारी करें, आप रिश्तों की पासदारी करें, आप समाज में जो एक इथोज़ है, जो वैल्यूज़ है, उसकी पासदारी करें, और उसके लिए कल्चर बड़ा मैं समझता हूँ कि पावरफुल मीडियम है। तो हमने इस बात को महसूस किया कि हम इसको इस ढंग से अगर पैकेज करें, इस ढंग से लोगों के सामने लेके जाएं, तो इसका असर ज़्यादा होगा। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि फिर जब आप कल्चर को लेकर आते हैं तो इसमें मज़हब, मिलत, समाज, तबका, इसकी किसी की फ़र्क नहीं होता। तो दूसरी चीज़ ये हो जाती है। तीसरी चीज़ ये होता है कि आप वैल्यू सिस्टम को भी उसके चलते रीअफर्म करते हैं। तो वैल्यू सिस्टम रीअफर्म करने से, जैसे हमारा कॉलेज से, स्कूल से बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। तो बच्चे जहाँ तैयार हो रहे हैं, जो कल जिनके कंधों पे मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी आएगी, अगर आप उसके अंदर वो वैल्यू सिस्टम को रीइंफोर्स करते हैं, उसके अवेयरनेस को और बढ़ा देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक मज़बूत समाज और उस हिसाब से एक मज़बूत देश निर्माण करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो पुलिसिंग के बाद फील्ड पुलिसिंग या जो भी काम है ऑफिस का, उसके बाद जो मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि समाज को मजबूत करने के लिए और समाज को कुछ वापस करने के लिए हमें कुछ काम ज़रूर करना चाहिए। तो जिसको आप परत फेर कहते हैं या वापस करना, हमने इतना कुछ लिया हुआ है, तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स की गाइडेंस करता हूँ, उनकी काउंसलिंग करता हूँ, उनका करियर के बारे में उनको समझाता हूँ,
समाज में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, मुल्क में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में उनको बताता हूँ। और ये मैं बताता हूँ कि मेरे जैसा आदमी जो कि एक देहात में पैदा हुआ, जो कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, ऑर्डिनरी सिंपल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, अगर वो कोशिश करता है, अगर वो मेहनत करता है तो यहाँ तक पहुँच सकता है। तो आप तो मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आज जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी टेंडेंसीज़ हो गई हैं, डिसइंटीग्रेटिव टेंडेंसीज़ हैं, फिसिप्रेस टेंडेंसीज़ हैं, रेडिकलाइज हो रहे हैं लोग, हर आदमी अपनी धुन में जा रहा है, तो उसको कुछ न कुछ हद तक रोकने में मदद मिलती है। लोगों को लगता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, हम अगर कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे तो हम यहाँ कामयाब होकर एक अच्छा नाम कमा सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी हम बिता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको रोल मॉडल पेश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो रोल मॉडल जो है फिल्म स्टार नहीं हो सकता है, वो रोल मॉडल रातों रात कोई आदमी क्राइम में चला गया ऊपर या किसी और ढंग से ऊपर चला गया, वो नहीं हो सकता। वो 1 in a million केस होता है कि एक स्पोर्ट्समैन बड़ा आदमी हो गया, एक फिल्म स्टार हो गया, या किसी एक मैदान में किसी ने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और उसको बहुत पैसे मिल गए, बहुत शोहरत मिल गई। लेकिन ये जो है कि आप अपनी मेहनत करते रहिए, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, एक अच्छा फ्यूचर अपने लिए क्रिएट कीजिए, जो गवर्नमेंट सर्विस में है, जो टेक्नोलॉजी में है, जो मेडिकल में है, जो लॉ में है, जो और समाज के दूसरे नॉर्मल जिसको आप एवेन्यूज़ कहते हैं उसमें है, उसमें कोशिश करके आप कामयाब हो सकते हैं। तो क्यों ना वो कोशिश करें। और हम कब तक अपनी फेल्योर के लिए दूसरे को इल्ज़ाम देते रहेंगे कि इसकी वजह से मेरा नहीं हो रहा है। मैं पूछता हूँ और मैंने अक्सर ये सवाल किया कि क्या आप वहाँ तक पहुँचे भी थे? आपको तलब है कि आपको मेडल मिलना चाहिए, तो भाई आप दौड़े थे क्या? बिल्कुल। पहले दौड़ में तो जाओ, और दौड़ में दौड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है ना वैसा। अगर तैयारी नहीं करोगे और घर में बैठे रहोगे और कहोगे कि ये यहाँ पे कौन मुझे मेडल देने वाला है, तो इसमें इल्ज़ाम आप दूसरे को नहीं, ख़ुद को दीजिए कि आपने वो कोशिश ही नहीं की। तो मैं जब जाता हूँ तो मैं यही बात बताता हूँ कि मेरे जैसा आदमी अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से यहाँ तक पहुँच सकता है, तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते? और ये जो भ्रांतियाँ हैं, कैसा होता है, वैसा होता है, हमें कौन लेगा, हमारे लिए क्या है, मुझे लगता है कि इनको दूर करने में भी इससे मदद होती है। और मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, और मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जिनका मैं एग्जांपल बताता हूँ, उनको भी साथ में लेके जाता हूँ। इनको देखो, इनको देखो, ये भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से, एक आम फैमिली से, एक आम बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। ये ऐसे लोग नहीं थे कि जिनका बाप दादा बड़े अमीर व कबीर लोग थे, बड़े पावरफुल लोग थे और इनको सब कुछ तो पैदा होते ही मिल गया था। नहीं, उन्होंने अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से चीज़ों को हासिल किया है। तो जब मैं हासिल कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तो मुझे लगता है कि ये एक समाज की ज़िम्मेदारी है मुझ पर, ऐसा मुझे लगता है कि मुझे जो मिला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या छोड़ के जाता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैं ये कोशिश करते रहता हूँ, चाहे वो कल्चर के मीडियम से हो, चाहे एजुकेशन के मीडियम से हो, चाहे सोशल वर्क के मीडियम से हो, हर जगह पे मेरी कोशिश ये है कि मैं समाज से जितना कुछ ले चुका हूँ तो कुछ ना कुछ मैं उसको वापस करूँ। मैं अपने जैसे 10, 20, 50, 100 लोगों को क्रिएट करूँ अपने लाइफ टाइम में। जो गलतियाँ मैंने की, जो ठोकरें मैंने खाई हैं, वो बाकी लोग नहीं खाएं। किसी को कहीं कोई अड़चन आ रही है तो वो अड़चन दूर हो। अभी एक बच्चा अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यूज़ का होने वाला है, उसके गाइडेंस के लिए भी आया हुआ है, उसकी चिट्ठियाँ पड़ी हुई है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो होती हैं, ये मैं करते रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल था कि मैं अल्टरनेटिव बाकी चीज़ों क्यों करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे किसी पार्टी में जाने का और कहीं जाके एंजॉय करने का उतना ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे लोगों की मदद अगर नहीं मिली होती और समाज ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं इस जगह पे नहीं पहुँचता। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं जब तक कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, हमने कुछ ना कुछ समाज को वापस करना चाहिए। वैसे तो सर कोई सवाल ऐसा छोटा नहीं, क्योंकि आपने एक लाइन में सारी चीज़ों का 1 बाय 1 आंसर कर दिया। लेकिन सर फिर भी इससे पहले आप सिविल पुलिस में थे और आप रेलवे में अभी कमिश्नर हैं एज ए मुंबई के, तो सर उसमें और यहाँ पर आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं? और बात करें जब आप यहाँ पर आए थे सर, आपके सामने क्या चुनौतियाँ थी और उसमें कितना सुधार हुआ, और अब आगे आपको क्या लगता है? देखिए, ये भी एक सिविल पुलिस का ही हिस्सा है जी। सिविल जब आप बोलते हैं तो सिविल जो है इन कॉन्ट्रास्ट टू मिलिट्री होता है। ये भी महाराष्ट्र पुलिस का एक भाग है जी। इसमें बड़ी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जिम्मेदारी हमारे पास है कि जो मुंबई का रेलवे नेटवर्क है, जिसमें रोज़ाना 70 से 75 लाख लोग सफ़र करते हैं, जो मुझे लगता है कि इस देश में 1-2 ही शहर होंगे जिनकी आबादी 70-75 लाख से ऊपर है। तो एक पूरा का पूरा मेट्रो जो है वो सफ़र करता है हमारे ट्रेन से रोज़। तो इसकी वजह से इसके चैलेंजेस बड़े यूनिक होते हैं। इसके चैलेंजेस हैं कि इसमें कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो,
इसके चैलेंजेस हैं कि क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपर हो, कोई स्टैम्पीड नहीं हो, कोई पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं हो, क्योंकि इतने सारे लोग एक छोटे से जगह में जमा हो जाते हैं, तो उस वजह से उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी डिग्निटी, उनके प्रोटेक्शन का इश्यूज़ होता है। फिर आम हालात के मुकाबले में, जिसमें कि रात में लोग सो जाते हैं और आराम करते हैं और जगहें सुनसान हो जाती हैं, शहर भी सुनसान हो जाते हैं। रेलवे का मामला अलग है, क्योंकि रेलवे अभी भी चीपेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, स्विफ्टेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो जब आखिरी ट्रेन हमारी 1 बजे या 1:40 में निकलती है, तो उसमें भी लोग होते हैं, और अगर लोग नहीं भी होंगे तो उनकी सिक्योरिटी की बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि महिलाएं होती हैं, तन्हा लोग होते हैं, तो उनको सिक्योर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। और फिर सुबह 3 बजे से ट्रेन चालू हो जाती है। जो फर्स्ट ट्रेन से निकलती है उसमें जो मार्केट पकड़ने वाले लोग हैं, जिनकी अपनी सब्जियां हैं, दूध हैं, फल हैं और इस किस्म के अपने प्रोडक्ट्स हैं, वो जो मार्केट में बेचने के लिए लेके आते हैं, उसमें ज़्यादातर औरतें होती हैं, मछली है, तो वो लेके निकलते हैं। मतलब सुबह 3 बजे से हमारे पास एक भीड़ लोगों की होने लगती है। तो वो सेफ़ ट्रैवल करें, वो सिक्योर ट्रैवल करें, उसके लिए हमको बहुत सारे इंतज़ाम करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो पीक आवर है, तो इतनी भीड़ तो शायद ही किसी जगह पे दुनिया में होगी जो हमारे ट्रेन सिस्टम में होती है। तो उसमें कोई स्टैम्पीड नहीं हो, उसमें कोई क्राइम नहीं हो, कोई किसी का पॉकेट नहीं मार दे, किसी का मोबाइल चोरी नहीं हो जाए, लैपटॉप चोरी नहीं हो जाए, कोई किसी को स्टैब नहीं कर दे, कोई किसी को मोलेस्ट नहीं कर दे। ये बड़ी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर होती हैं। तो आप ये समझिए कि क्राइम रजिस्ट्रेशन के एतबार से ये एक ज़माने तक मुंबई महाराष्ट्र में नंबर 2 यूनिट रहा है। मुंबई शहर के बाद सबसे ज़्यादा क्राइम हमारे यहाँ रजिस्टर होता है। ये पोजीशन 1-2 आगे पीछे होती रहती है, बट मेजर चैलेंज है। हमारे पास आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज की ट्रेन्स हैं, हाई वैल्यू ट्रेन्स हैं, हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं। तो बुनियादी तौर से एक बड़ा चैलेंजिंग सा जॉब है, और इसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट है और जीआरपी या रेलवे पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिट है। इनको कोऑर्डिनेट करके काम करना, आउटपुट देना और एरिया को सेफ और सिक्योर रखना वो ज़रूरी है। फिर डेमोस्ट्रेशन कोई होगा उसके लिए लोग ट्रेन से आएंगे, कोई मोर्चा होगा उसके लिए लोग ट्रेन से आएंगे। अभी 6 दिसंबर का बड़ा बंदोबस्त हम लोगों ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी का दिन है वो, तो ट्रेन से अंदाज़न 2.5-3 लाख लोग आए। एक छोटे से स्टेशन दादर पे उतरते हैं, तो उनको मैनेज करना, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो, स्टैम्पीड नहीं हो, मारामारी नहीं हो, झगड़े नहीं हो, चोरी चकारी नहीं हो, इन सब का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो बुनियादी तौर से सिविल पुलिस में ये होता है कि रात का पीरियड, सिविल नहीं कहूँगा बल्कि दूसरे पुलिस यूनिट में ये है कि रात का पीरियड थोड़ा सा आराम का होता है, लेकिन हमारे पास रात का पीरियड भी काफ़ी इंटेंसिव होता है। एक दूसरा ये होता है कि आम यूनिट के मुकाबले में हमारे यहाँ क्राइम का अगर आप फिगर देखें तो हमारे नंबर पर्सनल काफ़ी कम है, तो लोगों पे वर्क का लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर हम एक बड़ा यूनिक सा हमारा सिस्टम यूनिट है कि जिसमें कि एक्यूज़ और क्रिमिनल दोनों मोबाइल होता है। मतलब इंसिडेंट हो गया, ट्रेन चल रही है तो स्पॉट भी मोबाइल है, विक्टिम भी मोबाइल है, एक्यूज़ भी मोबाइल है। और वो ज़रूरी नहीं कि हमारे एरिया में रहे। 2-3 घंटे अगर देर हो गई तो हो सकता है दूसरे स्टेट में वो निकल जाएगा। तो ये बड़ा यूनिक सा चैलेंज है। फिर इंटर स्टेट के बहुत इश्यूज़ हैं, बल्कि नेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं। अभी कोई आदमी सोया है, उसका कोई चीज़ चोरी हो गया, कोई डकैती हो गई, अब ट्रेन जहाँ टर्मिनेट होती है, जैसे अब मुंबई में आके सारी ट्रेन टर्मिनेट हो जाती हैं, तो वो आके हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन वो हो सकता है कि वो बड़ोदरा में हुआ हो सकता है वो सूरत में हुआ हो सकता है कि और कहीं हुआ हो, तो हम रजिस्टर करके फिर उन यूनिट को फ़ौरन भेजते हैं। इसी ढंग से हो सकता है हमारे पास से कोई आदमी जा रहा हो, उसका केस कहीं और रजिस्टर हुआ हो। तो बुनियादी तौर से ऑल इंडिया लेवल का कोऑर्डिनेशन इसमें लगता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा यूनिक सा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अपॉर्चुनिटी है इसमें कि आप इन चीज़ों को सीखें और डिस्चार्ज कर सकें अपनी जिम्मेदारियों को। सर, आखिर में ATV हिंदी न्यूज़ के ज़रिए आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको देखने वाले हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि आप ख़बर जब भी सुनते हैं या देखते हैं तो ख़बर की तह तक ज़रूर जाएँ, उसके बारे में रिसर्च करें, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, बल्कि पढ़ने की आदत डालें और कोशिश करें कि आप अनबायस्ड ढंग से चीज़ों को एसेस कर सकें, उसके बाद अपनी ओपिनियन बना सकें। मुझे खुशी है कि ATV जो है वो अब एक अच्छे ढंग से शेप अप हो रहा है,
मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आप कोई ख़बर को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस पर कोई राय कायम करने से पहले उसके तमाम पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए और उसके जो अपोनेंट हैं उनके बारे में उनका व्यू क्या वो भी देख लेना चाहिए और किसी चीज़ को सिर्फ सुनी सुनाई पे यकीन ना करते हुए थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लेना ज़्यादा मुनासिब रहता है। इससे हम एक इन्फॉर्म राय बनाते हैं और ऐसे इन्फॉर्म राय बनाने वाली जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, चैनल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म की चीज़ें हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सर। ये थे आईपीएस कैसर खालिद साहब, जिन्होंने हमसे बहुत ही खुश मिजाजी के साथ बात की और हर बात का, हर सवाल का बड़े अच्छे से जवाब दिया। तो ऐसे ही तमाम जानकारी और अगली किसी प्रोग्राम में अजीम शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा। बने रहिए एटीवी हिंदी न्यूज़ के साथ।